हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सामने कोई पेपर दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग को इसी के बारे में बताना है और इसी के बारे में आज बात करते हैं। और एक नई सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो पेपर दिख रहा है ये ओ लेवल के मॉड्यूल 1 का पेपर है। और मैंने ये सोचा कि एग्ज़ाम को कवर करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने एक पेपर उठा लिया है मॉड्यूल 1 के ओ लेवल का। मैं क्या करूँगा, पेपर को समझाऊँगा, उसके करेक्ट आंसर बताऊँगा और साथ साथ में जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा, अगर उनमें कुछ बताने लायक रहा तो। इससे क्या होगा कि आपके एक क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे इस सीरीज़ में क्या करूँगा, मैं अलग अलग पार्ट में जो है आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस वगैरह बताऊँगा और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी पेपर होगा वो बाईलिंगुअल होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। हिंदी दोनों में देने का ये मतलब हुआ कि आपको दोनों पढ़ना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश वाले में कन्फ्यूज़न हो जाती है तो हिंदी को ध्यान से पढ़ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिख दी जाती है कि समझ नहीं आती, तो इंग्लिश वाले को पढ़ लेना होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान तिथि और समय प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यही है ना, वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए। उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेट, टुडे, नाउ, टाइम, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। और क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डेट और टाइम दोनों देखना है। देखिए डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम लिखा है ना। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे जो ऑप्शन ए है, ठीक है, और जो ऑप्शन डी है, इन दोनों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार के कोई भी फंक्शन किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जैसे कि कैल्क हो गया या एक्सेल हो गया, इस प्रकार के कोई भी फंक्शन नहीं होते हैं। तो ए और डी तो वैसे ही इनकरेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास बचा टुडे और नाउ। टुडे और नाउ के बारे में बात करते हैं। टुडे फंक्शन जो होता है ये करेंट डेट केवल देता है, ये आपको टाइम नहीं देगा। और नाउ फंक्शन जो है वो डेट और टाइम दोनों देता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हुआ। इसको मैं थोड़ा सा कैल्क में आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कैल्क खोल लिया और इसमें मैंने टाइप किया इक्वल टू टुडे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। देखिए आज की डेट आ गई। आज की डेट क्या है, 18 तारीख है, जून है 2025। इसमें MMDDYY फॉर्मेट में जो है हमारी डेट दिखाई देती है। अब नाउ को हम कर दें NOW, नाउ लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर डेट और टाइम दोनों दिखेगा, लेकिन आप देखिएगा जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हैश 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 लिख करके आएगा। देखिए हैश 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 आया ना। इसका देखिए जब भी इस प्रकार का एरर जैसा आपको दिख रहा है कि हमने कमांड तो सही टाइप किया, मतलब फंक्शन हमने सही लिखा, लेकिन हैश 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 आ रहा, इसका मतलब ये कि जो कंटेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है वो सेल से थोड़ी सी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सेल की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ऐसे सेल की साइज़ बढ़ा लेंगे तो चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे उसमें दिया होता है ना डेट कमांड, ऐसे डेट लिख करके और उसका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, देखिए तुरंत एरर आ जाएगी। जो एरर नंबर 511 है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने फंक्शन लिखने की कोशिश की है वो सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, मतलब फंक्शन लाइब्रेरी में वो फंक्शन है ही नहीं। आगे बात समझ में। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा था उसमें क्या था, हमें डेट और टाइम, करेंट डेट और टाइम दोनों देखना है। तो हमने बताया कि डेट और टाइम ये दो जो कमांड्स हैं ए और डी वाले, ये तो होते ही नहीं हैं। बचा हमारा टुडे और नाउ, तो इसमें नाउ वाला आंसर आपका सही है, जो डेट और टाइम दोनों बताएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कहा है प्रस्तुतियों में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इन प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड। प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, साउंड्स वगैरह लगा ही सकते हैं, हम तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स ले आ सकते हैं, अगर कोई मूवी है मतलब कोई वीडियो है उसको भी हम लगा सकते हैं। तो ध्यान से सोचा जाए तो हम साउंड भी लगा सकते हैं और मूवी क्लिप्स भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो ए और बी दोनों मिला करके होगा। ए और बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब सी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों चीज़ है उसमें, नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं, से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं यूपीआई पे। जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि आप लोग को यूपीआई के बारे में पता होगा, कि क्योंकि आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। आज लगभग सबकी मोबाइल में कोई ना कोई यूपीआई ऐप है। बस इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है कि यूपीआई का सही फुल फॉर्म क्या होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। पहला वाला जो
ये वाला ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये जो दिया हुआ है ये सब ऐसे ही बना करके लिखे हुए हैं थोड़े बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप क्लियर हैं क्या है याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी बना करके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी हम किसी भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, चाहे वो इम्प्रेस हो चाहे पावर पॉइंट हो, जब उसमें काम करते हैं तो हमारे पास एक डिजिटल पेज होता है जिस पे हम काम करते हैं, स्लाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक, स्लाइड के ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले आ सकते हैं, साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, मूवीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, वो जो है आपके टेक्स्ट ऑब्जेक्ट वगैरह हो गए। इसमें पूछा है कि स्लाइड ट्रांजिशन। अब देखिए जो भी हमारे पास जो डिजिटल पेज स्लाइड था या उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट थे उस पर अलग अलग प्रकार के इफेक्ट दिए जाते हैं। अब इफेक्ट को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। अगर हम अपने उस इलेक्ट्रॉनिक पेज पे या डिजिटल पेज पर कोई इफेक्ट दे रहे हैं केवल पेज पर, न कि उस पर बनाए हुए ऑब्जेक्ट पर या किसी टेक्स्ट पर अगर हम कुछ देना चाहते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है। हम केवल और केवल स्लाइड पर अगर कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। स्लाइड पर अगर कोई इफेक्ट होता है तो क्या कहते हैं, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि बताइए कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। तो स्लाइड शो में जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहे जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो स्लाइड के ऊपर हो गया, अगर हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। अब अगर आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर कुछ भी दे रहे हैं, कोई इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो एनिमेशन कहा जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन में एनिमेशंस भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि स्लाइड से रिलेटेड पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, स्लाइड शो में विजुअल इफेक्ट्स। अगर यही किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर पूछता तो आंसर क्या हो जाता, एनिमेशन हो जाता। ठीक है, अब आते हैं अगला। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। अब देखिए पहले तो हमें समझना होगा कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। इसके लिए मैं राइटर आपके सामने खोल दे रहा हूँ। ये हमारा राइटर है, इसको थोड़ा सा हम जूम साइज ऐसे कर ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा। ये जो सामने हमें पेज का लेआउट दिख रहा है ये हमारा लेआउट पोर्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट। इसके बाद अगर आपको चेंज करना है, देखिए आप ये जान लीजिए कि दो प्रकार के पेज लेआउट होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, लैंडस्केप दिया हुआ है, पोर्ट्रेट दिया हुआ है। तो पहले पोर्ट्रेट लैंडस्केप समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। ये जो सामने आपको लेआउट दिख रहा है ये जो है ये आपका पोर्ट्रेट लेआउट है। अगर लेआउट को अगर आपको किसी कारणवश बदलना है तो फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको पेज स्टाइल दिखेगा, या आप Alt+Shift+P भी प्रेस करेंगे। आप ये शॉर्टकट याद रख लीजिएगा क्योंकि अक्सर शॉर्टकट भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस पर क्लिक करिएगा, जब क्लिक करिएगा तो इसका बॉक्स खुलेगा और इसमें यहाँ पर पेज टैब होता है। पेज टैब में यहाँ पर अलग अलग प्रकार का देखिए ओरिएंटेशन, यहाँ दो हिस्सा दिया हुआ है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपका पेज, और जब भी लैंडस्केप करेंगे देखिए ऐसे हो जाएगा। इसको हम अप्लाई कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, देखिए लैंडस्केप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको समझ में आ गया। ये हमारा पोर्ट्रेट है, ये हमारा लैंडस्केप है। फिर से देख लीजिए, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये पूछा है कि लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। तो अब चूंकि लैंडस्केप भी दिया हुआ है, पोर्ट्रेट भी दिया हुआ है, A4 और A3, पहले A4 A3 की बात कर लेते हैं। A4 और A3 क्या है, ये पेज की साइज होती है, ये लेआउट नहीं होता है। पेज कितना बड़ा है ये हम A4 A3 A2 A1 ऐसे उनकी नंबरिंग होती है। सामान्य तौर पे जो हम पेजेस यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए वो A4 है। A3 उससे बड़ा पेज होता है, लगभग 2 गुना बड़ा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे A2 की अगर बात करें तो वो A3 से भी बड़ा होगा, A3 की बात A1 की बात करें तो वो A2 से भी बड़ा होगा। तो फिलहाल के लिए C और D वाले जो ऑप्शंस यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो है ही नहीं, ये तो पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते नहीं, तो पेज साइज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब हमने आपको अभी भी दिखाया कि दोनों ओरिएंटेशन होते हैं, एक लैंडस्केप भी होता है, पोर्ट्रेट भी होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। डिफॉल्ट मतलब पहले से ही सेट होता है, आपने सेट नहीं किया, वो पहले से ही सेट है। तो आप देखिएगा, हम जब आपको पेज ओरिएंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें क्या था कि सबसे पहले पेज ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा था, फिर बाद में हमने उसको लैंडस्केप किया था, फिर पोर्ट्रेट लैंडस्केप ऐसे स्विच कर रहे थे हम। तो चूंकि डिफ़ॉल्ट पूछा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, आंसर पोर्ट्रेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी पोर्ट्रेट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्ट ना पूछ करके पूछ देता है कि पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। उसमें इस प्रकार से ऑप्शन देगा, लैंडस्केप देगा, पोर्ट्रेट देगा, फिर लिखेगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों, फिर ऐसे दे देगा इनमें से कोई नहीं।
तो उस दौरान अगर डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा हुआ है तो दोनों वाला ऑप्शन सही होगा, और अगर डिफ़ॉल्ट पूछ दिया है तो पोर्ट्रेट वाला। ठीक है, इसके बाद आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा, सबसे कॉमन, अच्छा पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है पहले ये जानिए। ऐसी डिवाइस जो पर्टिकुलरली किसी एरिया में पॉइंट करे उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे आप मैक्सिमम काम अपना कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन जब हम माउस यूज़ करते हैं तो काम आसान हो जाता है। अच्छा देखिए, अब इसको सेलेक्ट करना है, माउस ऐसे लिए अपने पॉइंटर से मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए जो एरो दिखाई देता है माउस का उसे पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, इसके बाद आते हैं लाइट पेन पे, जॉयस्टिक पे और डिजिटाइजर पे। मैं पहले जॉयस्टिक समझाता हूँ, फिर लाइट पेन समझाता हूँ, फिर डिजिटाइजर समझाता हूँ। जॉयस्टिक क्या होता है? सामान्य तौर पे गेमिंग के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। असल में गेमिंग के लिए ही यूज़ होता है। आप सिस्टम से कनेक्ट करके गेम वगैरह खेल सकते हैं। गेम में प्रेसिजन की ज़रूरत होती है, पॉइंट करना होता है। यहाँ पर ये जैसे अब मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें गोली चलानी है, तो पॉइंट करके तो गोली चलाइएगा। तो जॉयस्टिक का बहुत बड़ा रोल है गेमिंग के लिए, तो ये तो पॉइंटिंग डिवाइस है, तो क्लियर है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब आते हैं लाइट पेन पे, बड़ी अच्छी डिवाइस, मार्कर के साइज़ की डिवाइस होती है और ये आपके सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि सिस्टम का डिस्प्ले जहाँ पर भी होता है ये क्या करता है, उस एरिया को टच स्क्रीन की तरह बिहेव कराता है। टच स्क्रीन बनाएगा नहीं, वो तो टच स्क्रीन है नहीं। आपको करना क्या होगा, सिस्टम से लगाने के बाद कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद जब उस पेन से टच करेंगे किसी भी एरिया को, तो जैसे मान लीजिए आपको ड्राइंग ही बनानी है तो सामान्य तौर पे आप माउस से ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लाइट पेन से भी अपने मॉनिटर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और वो ड्राइंग जो है बनेगी। तो लाइट पेन भी एक अच्छी डिवाइस है। मतलब ये तीन ऐसी डिवाइसेज हो गई जो तीनों की तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है। तो बचा डिजिटाइजर जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। असल में डिजिटाइजर कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं है, ये 3-4 डिवाइसेस का मिक्स होता है, जिसमें आपका कह सकते हैं एक टैबलेट जैसा डिवाइस होता है, एक पेन जैसी डिवाइस होती है। तो डिजिटाइजर वो कंप्लीट 3-4 डिवाइसेस को मिला करके होता है। तो अगर पर्टिकुलरली हम पेन की बात कर लेते तो भी हो जाता। ठीक है, तो चूंकि डिजिटाइजर क्या है, ये पर्टिकुलरली एक डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ए, पॉइंटिंग डिवाइस ये नहीं है। चलिए अब आते हैं ईमेल। यहाँ ईमेल का अर्थ से कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थ मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछा हुआ है, यहाँ अर्थ का यही मतलब है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, जब भी कंप्यूटर के टर्म में ई वर्ड आएगा कहीं पर भी, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, तो ई का फुल फॉर्म आपको जानना है केवल, तो ई का फुल फॉर्म मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक, और मेल तो मेल है। तो अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मेल कहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इक्वल टू के बराबर से शुरू होता है उसे माना जाता है। एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिंस विद एन इक्वल इज ट्रीटेड एज। पहले हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप कैल्क या एक्सेल पर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टुडे फार्मूला बताया और नाउ फंक्शंस के बारे में बताया। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फंक्शंस और फार्मूला को। फंक्शंस क्या होते हैं, किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट का मतलब वो पहले से ही तैयार किए गए होते हैं, आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट करेंगे इक्वल टू उसमें अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमने तो खैर लिख दिया था, आप लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी लाइब्रेरी में दिया हुआ होता है किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के, उसमें क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आप ऐड करेंगे, जैसे आप फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको टुडे फार्मूला मिलेगा, टुडे पे क्लिक करेगा तो इक्वल टू टुडे अपने आप लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो इनबिल्ट जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनको यूज़र खुद से तैयार करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 2 वैल्यूज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 वैल्यूज़ ले ली, हमने यहाँ पर एक 23 ले लिया और यहाँ हमने 25 ले लिया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमको, सॉरी ये पहले से इसमें डेट इंसर्ट था, चलिए हम इधर कर देते हैं 23 और 25। इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ सेल में लिखना है, तो हमने क्या लिखा, इक्वल टू C1 प्लस C2। एंटर बटन प्रेस किया, दोनों को ऐड करके दिखा दिया। अब देखिए हुआ क्या, ये कोई फंक्शन नहीं है अलग से, ये इनबिल्ट नहीं है, हमने क्या किया है, इसको खुद से क्रिएट किया है।
खुद से क्रिएट करने के लिए कभी भी क्या करेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो इक्वल टू का सिंबल हम खुद से लगाएंगे। तो जो चीज़ हम खुद से तैयार करते हैं जो कि लाइब्रेरी के अंदर नहीं है उसे फॉर्मूला कहा जाता है, और जो पहले से लाइब्रेरी के अंदर है उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि जिसको आप शुरू कर रहे हैं इक्वल टू से उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला कहेंगे। और ग्राफ और चार्ट का तो इससे कोई मतलब ही नहीं इक्वल टू वगैरह से, जो मतलब था वो फंक्शन और फार्मूला से था। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में इक्वल टू लगाते हैं, तो फिर क्या आंसर लगाएं। तो फंक्शन जो होता है बिल्ट होता है बच्चा, उसमें करना कुछ नहीं है। आप फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे तो इक्वल टू अपने आप आ जाएगा, लेकिन फार्मूला में इक्वल टू तो आपको लिखना ही लिखना है, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 9 पर। URL, पहले तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, फिर URL को समझा दूंगा। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर क्या होगा, बी। अब इसके बारे में बात करते हैं। सामान्य तौर पे हम पहले बात करते हैं वेब एड्रेस की। वेब एड्रेस क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का सर्वर पर एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस कहा जाता है। जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल सिंगल पेजेस होते हैं, उसमें ढेर सारे पेजेस होते हैं और हर पेज आपस में कहीं ना कहीं से लिंक होता है, और वो सारा का सारा सर्वर पर पड़ा हुआ होता है। आप कोई पर्टिकुलरली वेबसाइट खोले, उसमें किसी ऑप्शन पे क्लिक किए तो वो दूसरा पेज खुलेगा, किसी तीसरे ऑप्शन पे क्लिक किए तीसरा पेज खुलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली उसका कोई ना कोई एड्रेस तो है ही ना, सर्वर के अंदर रखा हुआ है। तो हर वो एड्रेस जो पेज को असाइन किया गया है किसी भी वेबसाइट में, उसे क्या कहा जाएगा, URL के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब आता है वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन ये है, वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार द्वारा किया, मतलब द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय, वर्ड प्रोसेसिंग किसके द्वारा इन्वेंट किया गया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का भी वर्ड चलता है, अक्सर बच्चे इसको जो है मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग यही आंसर होगा। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बाद में आया था, उसके पहले IBM कंपनी ने वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का यूज़ किया था, और HP इंटेल का तो वर्ड प्रोसेसिंग से फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, IBM। ठीक है, अच्छा IBM का फुल फॉर्म भी अगर आप नोट करना चाहें, अक्सर पूछा जाता है तो नोट कर लीजिएगा। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, 10 क्वेश्चन कवर हो गए। अब आगे आते हैं, ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। अब सबसे पहले ई कॉमर्स समझते हैं। कॉमर्स सामान्य तौर पे अगर कॉमर्स की बात करें तो व्यापार से संबंधित चीज़ें। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऐसा व्यापार जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैनेज किया जा रहा है या चल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ऑनलाइन व्यापार। अब देखिए होता तो कई प्रकार का है, ठीक है, जैसे बिजनेस टू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, अल्फा कॉमर्स, एम कॉमर्स। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ इसमें लिख करके आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है B2B, एक होता है B2C, एक होता है C2B और एक होता है C2C। इनके बारे में समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला ई कॉमर्स है वो है B2C। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस जब कस्टमर को ऑनलाइन बेचे, अगर कोई व्यापारी है वो कस्टमर को ऑनलाइन बेचेगा तो उसे हम B2C के नाम से जानेंगे, बिजनेस टू कस्टमर। अगर ऐसा है, कोई ऐसा व्यापार चल रहा है जो केवल बिजनेस को ही बेचेगा, कस्टमर्स को नहीं बेचेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, B2B कहेंगे। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को जो है सामान नहीं बेचती हैं, वो पर्टिकुलरली बिजनेस को ही सामान बेचती हैं। आपको सामान परचेज वगैरह करने के लिए उस वेबसाइट पे GST वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, B2B और B2C। अब आते हैं पहले C2C पे, उसके बाद मैं आपको C2B समझाऊंगा। C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, मतलब सीधे कस्टमर ही कस्टमर को बेचेगा, उसमें बिजनेस जो है उसको ले करके किसी कस्टमर को नहीं देगा, सीधे कस्टमर आपस में मिल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका OLX है। OLX का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए। OLX का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एक्सचेंज, OL से ऑनलाइन, X से एक्सचेंज, ऑनलाइन एक्सचेंज, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा था OLX। अब आते हैं C2B, एक ऐसा कॉमर्स, एक ऐसा ई कॉमर्स जिसमें कंज्यूमर बिजनेस को बेचेगा। कंज्यूमर क्या कर रहा है, बिजनेस को बेच रहा है। इसके पहले क्या था, बिजनेस कंज्यूमर या कस्टमर को बेच रहा था, लेकिन अभी क्या है, कस्टमर जो है बिजनेस को बेचेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आजकल आप टीवी प्रचार देखिए, कार्स 24 वगैरह, वो क्या करेंगे, अगर आपको अपनी कार बेचनी है, आप तो कस्टमर है ना, अपनी कार बेचनी है किसी बिजनेस को, कार्स 24 वाले कार खरीदते हैं,
आपकी कार खरीद करके क्या करेंगे, उसको रीसेल करेंगे, उसमें जो भी उनको मिल जाए, तो वो क्या होता है, C2B हो जाता है। अब आते हैं एक नई चीज़ है जिसे हम एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। एम कॉमर्स क्या होता है, वैसे सारी चीज़ें एम कॉमर्स में ही आ जाती हैं क्योंकि सारी चीज़ें आजकल लगभग मोबाइल से ही हो रही हैं। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फिर से हम उन ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं, मैंने आपको B2B समझा दिया, B2C समझा दिया, एम कॉमर्स समझा दिया, अल्फा कॉमर्स नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अल्फा कॉमर्स होगा। अल्फा कॉमर्स इज द इनकरेक्ट, मतलब वो सॉरी यहाँ तो करेक्ट है, वो ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि टाइमिंग सेट करना क्या होता है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें। जब प्रेजेंटेशन किसी को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 स्लाइड तैयार की और उस पर आपने एक टाइमिंग सेट कर दी, तो सामान्य तौर पर जब आप टाइमिंग सेट करते हैं तो सारी स्लाइड के लिए सेम टाइमिंग होती है। जैसे 20 सेकंड दे दिया तो 20 सेकंड के लिए स्लाइड क्या होगी, पहली बार रन करेगी, फिर दूसरी भी 20 सेकंड के लिए रन करेगी, फिर तीसरी भी 20 सेकंड के लिए, क्योंकि आपने टाइमिंग दे रखी है तो क्या हो जाएगा, वो 20 सेकंड के लिए ही सारी की सारी स्लाइड रन करेगी। अब यहाँ समस्या ये कि किसी स्लाइड पे कंटेंट ज़्यादा हो सकते हैं, किसी स्लाइड पे कंटेंट कम हो सकते हैं। अब ज़्यादा और कम में समस्या ये आ गई कि पता चला कि 10 सेकंड में किसी स्लाइड को प्रेजेंट कर दिया, 10 सेकंड वेट करना है, और दूसरी स्लाइड में हमको 30 सेकंड चाहिए थे, 20 सेकंड भी मिले, तब यहाँ समस्या आ जाती है। तो देखिए, उस समस्या से बचने के लिए कहा क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, एक तो ये जो स्लाइड टाइमिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा स्लाइड टाइमर है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, रिहर्सल और स्लाइड्स और सेटअप, ये दो ऑप्शंस होते हैं। इन दोनों के बारे में बताते हैं आपको। स्लाइड्स और सेटअप में क्या कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरली ये सेट कर सकते हैं कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में स्लाइड कहाँ से कहाँ तक रन करेगी। मतलब अगर आप सारी की सारी स्लाइड्स नहीं चाहते हैं तो आप रेंज दे सकते हैं, या कस्टम तरीके से तैयार कर सकते हैं कि हाँ, हम पहली स्लाइड चाहते हैं, चौथी चाहते हैं, फिर 8वीं चाहते हैं, फिर 9वीं, फिर दूसरी चाहते हैं, इस टाइप से वो आप स्लाइड्स को सेटअप में कर सकते हैं। इसके बाद बचता है रिहर्सल। जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि यही जो है करेक्ट आंसर है। रिहर्सल क्या होता है, रिहर्सल क्या होती है, रिहर्स टाइमिंग होती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि टाइमर अपने आप चलता रहता है और ये मौका देता है आपको कि आप अपने स्लाइड के प्रेजेंटेशन के रिहर्सल करिए, और जो आप रिहर्सल करेंगे उसी हिसाब से जो टाइमिंग है वो पर्टिकुलरली उस स्लाइड के लिए सेट होगी। जैसे हमारी पहली स्लाइड शुरू, आपने क्या किया, 10 सेकंड का समय लिया और उतनी देर में आपको लगा कि हाँ प्रेजेंट हो गया, फिर आपने नेक्स्ट किया तो पहली स्लाइड के लिए 10 सेकंड सेट हो गया। अब दूसरी स्लाइड चल रही है जिसमें आपने 30 सेकंड का वक्त ले लिया, तो दूसरी स्लाइड के लिए क्या होगा, 30 सेकंड का टाइमिंग जो है अपने आप सेट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, रिहर्सल ऑप्शन से ये सेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग अगर सेट करनी है तो क्या करेंगे, रिहर्सल ऑप्शन का यूज करेंगे। अब आते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। पहले OCR OMR वगैरह पे जो है एग्जाम होते थे, अब तो ऑनलाइन हो गए हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें OCR OMR पे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, वही काफ़ी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं पेटाबाइट पे, ठीक है। जैसा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिट बाइट अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। सामान्य तौर पे अगर बाइट की बात करते हैं, 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है, बस ये समझा दे रहा हूँ। अगर हम ये कैरेक्टर लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसको कैरेक्टर में समझ करके एक बाइट समझता है, ठीक है। उसी तरह यूनिट्स आगे बढ़ती रहती हैं। बाइट के बाद अगर 1024 बाइट एक साथ हैं तो 1 किलो बाइट हो जाएगा, 1024 किलो बाइट एक साथ है तो 1 मेगाबाइट हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट एक साथ हैं तो 1 गीगाबाइट हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट एक साथ है तो 1 टेराबाइट हो जाएगा, 1024 टेराबाइट एक साथ है तो 1 पेटाबाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। अगर ये हमसे पूछता कि 1 पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं टीवी, तो हम सीधे लिख देते 1024 टेराबाइट। चूँकि क्या है, इसने ये पूछ रखा है कि 1 पेटाबाइट में क्या होता है, कितने गीगाबाइट, तो ये तो क्लियर हो गया, 1024 टेराबाइट होते हैं। अब टेराबाइट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, गीगाबाइट में। गीगाबाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, फिर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा 10,48,576 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, 10,48,576 GB।
अगर यही आपसे टेराबाइट में पूछता, टीबी में अगर पूछ देता तो 1024 टीबी हो जाता। चलिए अगला क्या है, क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या पीडीएफ में बदलना संभव है? अजीब सा ऑप्शंस देखिए इसके, हाँ नहीं शायद कहा नहीं जा सकता। लास्ट के दोनों जो ऑप्शन है शायद और कहा नहीं जा सकता एक जैसे हैं, तो एक जैसे दो ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, अब आते हैं हाँ और नहीं पे। प्रेजेंटेशन असल में देखा जाए प्रेजेंटेशन होती तो वीडियो ही है, भले ही उसका फॉर्मेट अलग हो, होती तो वो वीडियो ही है, तो वीडियो में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्लियर है। और किसी भी ऑफिस के सॉफ्टवेयर से आप उसका पीडीएफ तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कैल्क हो, चाहे राइटर हो, चाहे इम्प्रेस हो। तो हाँ, वीडियो या पीडीएफ में बदलना संभव है, हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आपकी प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है? ये लिए जरूर पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? प्रिंट कौन करता है? प्रिंट तो आपका प्रिंटर करेगा ना। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन क्या है, हमें क्या करता है, उसकी प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है। अब इसके अलावा ये आउटलाइन है, स्पीकर नोट्स है, ऑडियंस हैंडआउट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑडियंस हैंडआउट क्या होता है? कभी कभी जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो ऑडियंस बैठे हुए हैं प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, उनके लिए भी कुछ अलग से हमें तैयार करना होता है, और उसका प्रिंट आउट जो है उन सभी को बांटना होता है कि हाँ ये आप देख लीजिए, ये प्रेजेंटेशन होने वाली है। उसे क्या कहते हैं? ऑडियंस हैंडआउट कहते हैं। स्पीकर नोट्स क्या होता है? प्रेजेंटेशन बन चुकी है, प्रेजेंटेशन में तो जो लिखा है लिखा ही है, लेकिन वही पढ़ तो देना नहीं है, तो हमें अलग से भी नोट्स तैयार करने होते हैं। जो प्रेजेंट कर रहा होता है वो उसके साथ साथ, उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये भी बोलेगा कि हाँ ये चीज़ इसमें और है, या उसको एक्सप्लेन करेगा। वो क्या होता है? स्पीकर नोट्स होता है। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन क्या होता है कि हमारे सामने जो स्लाइड्स ढेर सारी दिख रही हैं उनको एक ही स्लाइड पर, मतलब एक स्लाइड पे 3 या 4 स्लाइड्स को प्रिंट करके एक साथ रखना आउटलाइन के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब आते हैं 17 पर। ये क्या है? https www.google.com का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? प्रोटोकॉल का, एक्सेस कोड का, यूआरएल का, ईमेल का। देखिए सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है वेब एड्रेस, हमने पहले ही आपको समझा दिया है, पीछे आया था क्वेश्चन यूआरएल का। ठीक है, तो ये क्या है? ये है यूआरएल। ठीक है, लेकिन अगर केवल ये पूछता, ये जो http लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं हम? ये प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिलहाल के लिए चूंकि ये पूरा दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या होगा? URL होगा। अब आते हैं अगला, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब पहले सेल रेफरेंस समझते हैं। जैसे हमने अभी ये फॉर्मूला लगाया था, देखिए फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, यहाँ C1 और C2 लिख दिया है। पर्टिकुलरली किसी फॉर्मूला या फंक्शन में किसी सेल को डिफाइन करना क्या होता है? उसका रेफरेंस देना होता है। अच्छा, रेफरेंस की खास बात आपको बताते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर कुछ नंबर्स, यहाँ पर और भी कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, यहाँ लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया? इसको ऐड करने की कोशिश की C1 और D1 को। तो हमने क्या किया? C1 लिख दिया और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? D1 लिख दे रहे हैं और एंटर कर दे रहे हैं। C1 D1 हो गया। अब इसके बाद अब इसको जो है अगर हम फिल करेंगे, यहाँ क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था? फॉर्मूला क्या लिखा था? C1 प्लस D1। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है, जो दूसरा वाला है, उसमें हमने कोई फार्मूला लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर फार्मूला ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। अब ये कैसे हुआ है? ये जब भी हम किसी फार्मूला में या फंक्शन में किसी सेल का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसे रेफरेंस कहा जाता है। इसको सामान्य तौर पर 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। अगर सीधे सीधे कॉलम और रो का नाम लिख देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, इसके अलावा जो होता है एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? हम ये चाहते हैं कि जब हम फार्मूला को आगे की तरफ ड्रैग करें या फिल करें नीचे की ओर, तो पर्टिकुलरली किसी सेल की वैल्यू ना बदले। कोई ऐसा सेल हम चाहते हैं जिसकी वैल्यू ना बदले, तो उसके लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो हम क्या करते हैं? लिख करके हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे $C$1। $C$1 का मतलब ये हो गया कि हम C कॉलम को भी एब्सोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और फर्स्ट रो को भी एब्सोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटर किया, देखिए रिजल्ट तो वही आया। लेकिन अगर जब हम ड्रैग करेंगे, पहले हमने हमारा क्या जुड़ा है?
23 प्लस 43 इक्वल टू 66। चूंकि हमने क्या किया इस फॉर्मूला में C1 यहाँ लिखा हुआ है, हमने C1 को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया है। तो अगले में क्या होगा कि ये नहीं बदलेगा, यहाँ पर ये D1 की जगह D2 हो जाएगा, लेकिन C1 की जगह C1 ही रहेगा, ये D1 नहीं होगा। अब इसको हम ड्रैग करते हैं। अब देखिए 23 और 76 जोड़ेगा, आप देखिए ड्रैग करिए, देखिए 99 आ गया। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके आप देख लीजिए फॉर्मूला C1 ही है, ये D2 हो गया है, लेकिन फॉर्मूला क्या है C1। तो ये हमारा सामान्य तौर पे अगर सीधे सीधे सेल का नाम लिख दे रहे हैं तो रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग हो गई। अगर जो है हम डॉलर सिंबल लगा करके रो और कॉलम क्या के लिख रहे हैं तो एब्सोल्यूट हो गया। कभी ऐसा होता है कि हम सेल में जो है सेल के नाम में केवल रो को जो है एब्सोल्यूट करना चाहते हैं, कॉलम को नहीं करना चाहते हैं, या कॉलम को एब्सोल्यूट करना चाहते हैं, रो को नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर हम 1 को केवल एब्सोल्यूट करना चाहते हैं तो $1 लिख देंगे, तो ये मिक्स्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस को इस प्रकार दर्शाया, एब्सोल्यूट हमने बताया ना, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, ये हमारा मिक्स्ड हो गया, ये भी हमारा मिक्स्ड हो गया, लेकिन ये क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट का हो जाएगा। इसके बाद आते हैं भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप देखिएगा जब आप कोई पेमेंट कर रहे होंगे यूपीआई किसी भी ऐप के थ्रू, तो जहाँ पेमेंट फाइनल होता है, जहाँ आप पिन अपनी डालते हैं, वहाँ भीम लिख करके आता है। सबका बेस ऐप जो है वो भीम ही है, ठीक है। स्टार्टिंग भारत सरकार ने यही शुरू की थी और सबको ये इसका बेस दिया गया है ताकि इसी के थ्रू सारी पेमेंट इसी के थ्रू होकर के गुजरती है। तो इसका फुल फॉर्म बस जान लीजिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, यही जो है इसका फुल फॉर्म है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड को कहा जाता है, क्या क्या है, द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जब भी आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तो उस टाइम जो स्लाइड यूज की जाती है वो क्या होती है, टाइटल स्लाइड। आपकी पहली स्लाइड, इंट्रोडक्शन तो तभी देंगे ना जब आपको पहली स्लाइड तैयार करनी है। जैसे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड ही आपको इंट्रोडक्शन होती है, तो इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोड्यूस अ टॉपिक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल स्लाइड हो जाएगा। अब देखिए चूँकि मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन का जैसे 20 क्वेश्चन हैं, ये मुझे लगता है कि इस 20 की सहायता से लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपके जो हैं कवर हो जाएंगे। जहाँ कन्फ्यूज़न होगी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर मैं सारे क्वेश्चन अभी 100 के 100 कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मैं पार्ट वाइज जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर जो है आगे किया जाएगा, ठीक है। बस करते हैं आज के लिए, फिर आगे देखते हैं, मैं आगे की वीडियोज़ डालूंगा और उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।